हेलो बच्चों, विद्या क्वेश्चन बैंक की स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। इन क्लासेज के अंदर हमने विद्या क्वेश्चन बैंक से कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। उन क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आशा है कि सभी बच्चे इनको अच्छे से तैयार करके और एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चंस को पाएंगे और उनसे अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक चांदी का तार कॉपर सल्फेट विलयन में तथा कॉपर का तार AgNO3 विलयन में किसी दूसरे पात्र में डुबोया जाता है। इस प्रक्रम में होने वाली अभिक्रिया का कारण सहित वर्णन कीजिए। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब चांदी जो होती है, चांदी को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो Ag + CuSO4 कोई अभिक्रिया नहीं होती है। यानी चांदी जो होती है किसी भी तरीके से न कम होती है न ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चांदी होती है वो कॉपर से कम क्रियाशील धातु होती है और ये कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती है। कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, जो सक्रियता श्रेणी होती है, सक्रियता श्रेणी में धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के रूप में ऊपर से नीचे रखा हुआ है। तो ऊपर वाली जो धातु होती है वो ज़्यादा क्रियाशील होती है और जो नीचे वाली धातु होती है वो कम क्रियाशील होती है। तो कॉपर जो होता है वो चांदी से ऊपर आता है, तो कॉपर ज़्यादा क्रियाशील होता है और चांदी कम क्रियाशील होती है। इसलिए चांदी जो होती है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाती है। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाती है। यानी कि जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होगी वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देगी और जो कम क्रियाशील धातु होगी वो ज़्यादा क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगी। आयनिक यौगिकों का गलनांक बिंदु अधिक क्यों होता है? आयनिक यौगिक जो होते हैं विपरीत आवेशों के प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा बंधे हुए होते हैं, जिनके ऊपर स्थिर वैद्युतिकी बल लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है, जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण होता है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक बिंदु जो है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय ऐसे एक एक धातु का नाम बताइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? इसके दो प्रमुख अनुप्रयोग दीजिए। धातुओं की सक्रियता के आधार पर कुछ धातुएं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं। तो उनकी सक्रियता के आधार पर धातुओं को एक श्रेणी में अरेंज किया हुआ है, एक श्रेणी में व्यवस्थित किया है। जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है वो सबसे ऊपर होती है और जो कम क्रियाशील धातु होती है वो नीचे होती है। तो यहाँ पर मैं सक्रियता श्रेणी लिख लेता हूँ और उसी के आधार पर सभी बच्चे समझ जाएंगे। जो ऊपर वाली है वो ज़्यादा क्रियाशील होती है और जो नीचे वाली है वो कम क्रियाशील होती है। तो ये आपकी सक्रियता श्रेणी होती है, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जिसको बोलते हैं। इसमें हम देख रहे हैं पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, यानी कि पोटेशियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है। उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टिन, आयरन और लेड। हाइड्रोजन यहाँ पर बीच में होता है और उसके बाद कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आती है। जो गोल्ड मेटल होती है, सोने की जो धातु होती है, वो सबसे कम क्रियाशील होती है। यही कारण होता है कि सोना जो होता है बहुत लंबे टाइम तक रखा रहता है तो भी खराब नहीं होता है। तो इस श्रेणी को हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सी धातु किसको किस तरीके से विस्थापित करती है। जो ऊपर वाली धातु है वो नीचे वाली धातु से
कम क्रियाशील होती है। यानी कि क्रियाशीलता का क्रम ये होता है, इस तरीके से होता है। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं धातुओं की क्रियाशीलता घटती चली जाती है और नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती चली जाती है। ये घटती क्रियाशीलता का क्रम है। इसमें ऊपर वाली जो धातु है वो नीचे वाली धातुओं को उसके विलयन से विस्थापित कर सकती है, जबकि नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, तांबे के कॉपर पायराइट के अतिरिक्त दो मुख्य अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। कॉपर पायराइट से तांबे के निष्कर्षण की विधि को मुख्य पदों में समीकरणों सहित समझाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगातार आया हुआ है। 2011 में, उसके बाद 2013, 14, 15, 16, 18 इस तरीके से आने की इसकी टेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा है। तो जो तांबे का, सबसे पहले मैं मुख्य अयस्कों की बात करूं, जो तांबे का मुख्य अयस्क होता है वो होता है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट जिसका सूत्र होता है CuFeS2। और इसके अलावा जो तांबे के दो अयस्क होते हैं, एक होता है कॉपर ग्लांस यानी CuS2 कॉपर सल्फाइड, और एक होता है क्यूपराइट Cu2O कॉपर ऑक्साइड, Cu2S कॉपर सल्फाइड। ये दो मुख्य अयस्क होते हैं कॉपर पायराइट के अलावा। अब कॉपर की जो शोधन विधि होती है, कॉपर का जो निष्कर्षण होता है, उसको हम अलग अलग पदों के अंदर अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो पद होता है वो धातु का सांद्रण होता है। जो हम अयस्क लेते हैं उसके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी अवांछित अननेसेसरी अनावश्यक अशुद्धियाँ होती हैं। उसमें से हमें उन अशुद्धियों को धीरे धीरे करके एक एक स्टेप के अंदर दूर करना हुआ होता है। जैसे जैसे अशुद्धियाँ दूर होती चली जाती है, धातु जो होती है वो शुद्ध होती चली जाती है, धातु का शोधन होता चला जाता है। धातु का सांद्रण हम देखते हैं तो जो कॉपर पायराइट होता है सल्फाइड अयस्क होता है, और जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका सांद्रण हम किस विधि से करते हैं, फेन प्लावन विधि से करते हैं। फेन प्लावन विधि, इस विधि के अंदर क्या करते हैं, एक टैंक होता है, उस टैंक के अंदर धातु का विलयन भर लिया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से कॉपर पायराइट का विलयन भर लिया जाता है। इसके अंदर कुछ मात्रा में चीड़ का तेल मिला दिया जाता है, चीड़ का तेल यानी कि पाइन ऑयल, और सोडियम जैंथेट मिला लेते हैं, और इसको सोडियम जैंथेट इसको एक विलोदक से क्या करते हैं, घुमाते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं। चीड़ का तेल, सोडियम जैंथेट और कॉपर पायराइट का जो अयस्क होता है उसको बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाता है जैसे दूध को मथा जाता है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं और इनके झाग बन जाते हैं, फेन बन जाते हैं। तो जो कॉपर की पायराइट की धातु होती है वो फेन के रूप में ऊपर इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पर ये कॉपर पायराइट का फेन होता है, झाग होता है, जिसको हम इकट्ठा करके बाद में इसको यहाँ से हटा लेते हैं, और जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बैठ जाती हैं। ये कॉपर का फेन है, कॉपर का फेन, और ये जो होती हैं अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को हम बाद में अलग कर लेते हैं और इस तरीके से धातु का सांद्रण हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ और हो जाता है, यानी कि इसके अंदर से अनावश्यक अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। और इस फेन को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इसके अंदर जो होता है कॉपर उपस्थित होता है। तो पहले पद में हम क्या करते हैं, धातु का सांद्रण करते हैं। अब दूसरा पद आता है, दूसरे पद के अंदर धातु का भर्जन
सेकंड नंबर होता है भर्जन। भर्जन के अंदर क्या करना होता है, जो हमने फेन लिया है, जो कि प्रथम विधि से धातु के सांद्रण से जो हमें फेन मिला है, उस फेन को हम नियंत्रित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीकृत हो जाता है और उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर, आर्सेनिक और टिन जैसी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। जैसे सल्फर जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके SO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। आर्सेनिक भी जो होता है वो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है और यहाँ से ये दोनों चले जाते हैं। इन रिएक्शंस को हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर 3O2 हो सकता है और 2O और 4AS। इस तरीके से ये दोनों रिएक्शन संतुलित हैं। यानी कि भर्जन के अंदर क्या करना होता है, जो हमने प्रथम विधि से सांद्रण से जो धातु फेन लिया हुआ है उसको नियंत्रित ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं और गर्म करने से उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती है वो बाहर निकल जाती हैं। सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगी, आर्सेनिक आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगी। और जो कॉपर पायराइट होता है CuFeS2, ये O2 के साथ अभिक्रिया करके Cu2S बनाता है, कॉपर सल्फाइड प्लस FeS बनाता है और प्लस SO2 के रूप में गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। इस तरीके से धातु का जो है भर्जन हो जाता है। अब इसके अंदर तीसरा जो पद होता है वो प्रगलन का होता है, स्मेल्टिंग, जिसको हम स्मेल्टिंग ऑफ मेटल बोलते हैं। धातु का प्रगलन। प्रगलन के अंदर धातु को गलाया जाता है, किसकी उपस्थिति में, सिलिका की और कार्बन की उपस्थिति में। यहाँ पर रेत और कोक मिलाया जाता है, रेत और कोक। रेत के अंदर क्या होता है, सिलिका होती है SiO2 और कोक जो होता है कार्बन होता है। इसमें धातु के अंदर जो आयरन वगैरह की अशुद्धियाँ होती हैं वो भी साफ हो जाती है। और जो कॉपर के साथ जो सिलिका होती है वो आयरन FeO के साथ कुछ जो फेरस सल्फाइड है ये O2 के साथ अभिक्रिया करके FeO बनाता है प्लस SO2 बनाता है। और जो Cu2S है ये भी O2 के साथ अभिक्रिया करके Cu2O बनाता है प्लस SO2 गैस बाहर निकल जाती है। और ये जो आयरन ऑक्साइड होता है ये आयरन ऑक्साइड FeO प्लस SiO2 के साथ मिलके FeSiO3 धातुमल जिसको बोलते हैं, स्लैग FeSiO3 आयरन सिलिकेट के रूप में बर्तन के पैंदे में बॉटम के नीचे बैठ जाता है, जिसको हम धातुमल या स्लेग बोलते हैं। तो यहाँ पर धातु का जो प्रगलन हो जाता है। अब इसके बाद अंतिम जो कॉपर का निष्कर्षण की जो विधि होती है उसमें वो आता है बेसमेरीकरण। यानी कि अब इसको बेसमेर परिवर्तक के अंदर से गुजारा जाता है। लास्ट जो स्टेप होता है चौथा, दैट इज बेसमेरीकरण। इसके अंदर भी क्या करते हैं, सिलिका के साथ नियंत्रित मात्रा में ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है और इसके सिलिका के साथ जो कॉपर के अयस्क होते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड वगैरह होते हैं, वो धातुमल के रूप में नीचे आ जाते हैं। और सिलिका के अंदर जो बेसमेर परिवर्तक के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 सिलिका के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है CaSiO3। ये भी धातुमल के रूप में नीचे जम जाता है। और यहाँ पर जो कॉपर सल्फाइड होता है, कॉपर सल्फाइड प्लस Cu2O कॉपर ऑक्साइड, ये दोनों 4Cu प्लस SO2 यानी कि कॉपर जो होता है 99.9% तक शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। इसको हम फपोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर या दानेदार कॉपर कहते हैं। और इस तरीके से बच्चों 4 स्टेप के अंदर हम कॉपर पायराइट का निष्कर्षण कर सकते हैं। सबसे पहले कॉपर का धातु का सांद्रण होता है, उसके बाद भर्जन होता है, भर्जन के बाद प्रगलन करते हैं और प्रगलन के बाद बेसमेरीकरण में सिलिका के साथ कैल्शियम ऑक्साइड
धातुमल बनाता है और ये कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड दोनों मिलके 4Cu यानी कि फपोलेदार कॉपर प्राप्त होता है, जो कि 99.9% तक शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिश्र धातु किसे कहते हैं और कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग दीजिए। मिश्र धातु, मिक्स मेटल जिसको बोलते हैं, एलॉय जिसको बोलते हैं। मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा धातुओं का संयोग होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें दोनों धातुओं को हम पहले पिघला लेते हैं, दो धातुओं को लिक्विड की अवस्था में, द्रव की अवस्था में ले आते हैं गर्म करने पर, और उसके बाद उनको ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर जो धातु का निर्माण होता है उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो दो धातुएं जो होती हैं, इनके मिलने से जो नई मिश्र धातु बनती है वो पहले उपस्थित दोनों धातुओं की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, और उसकी जो लाइफ होती है, उसका जो जीवन काल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि लंबे समय तक चलती है। और मिश्र धातु का एक सबसे बड़ा उपयोग ये होता है कि इनके ऊपर रस्टिंग नहीं होती है, इनके ऊपर रस्ट नहीं लगती है। तो दो पीतल होती है, पीतल के अंदर कॉपर 70% तक होता है और जिंक जो होता है वो 30% तक होता है। इसके अलावा जर्मन सिल्वर के अंदर कॉपर 50%, प्लस जिंक प्लस निकल, ये दोनों भी 50% होते हैं। ये मिश्र धातुएं बहुत ही प्रबल और मजबूत होती हैं, और इनका उपयोग एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर जो धातुओं की जो टावर लगे होते हैं वो बनाने में किया जाता है, और इंजन और मशीनों के कलपुर्जे बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लाइफ होती है और इसके ऊपर रस्टिंग नहीं होती है। धन्यवाद।